चलो, so good morning everyone. So yesterday we have started discussion about very simplest section from 12th NCERT part 2, that is modern physics. सबसे सिंपल सेक्शन का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था और आप लोगों ने कल एक्सपीरियंस किया होगा कि कल का जो हमारा कंसेप्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरे इफेक्ट में एक ही फॉर्मूला था, उसके ऊपर हमने कल 100 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए। हर एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए वही एक फॉर्मूले की हेल्प हमें हर बार लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स का यही एडवांटेज है, कंसेप्ट ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, फॉर्मूले की लिस्ट भी लंबी नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए श्योरली ये मार्क्स देने वाले हैं, तो इसको 100% डिवोशन देके प्रिपेयर करो। ठीक है, एक बार मॉडर्न फिजिक्स मतलब 12th एनसीईआरटी का पार्ट 2 मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स अगर प्रिपेयर हो गया मतलब हमारा बहुत सारा काम वहां पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज ड्यूअल नेचर। उससे पहले एक पॉइंट क्वांटम एफिशिएंसी, थ्योरेटिकल पॉइंट आ सकता है या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यूई मतलब क्वांटम एफिशिएंसी। अभी क्वांटम एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड डिवाइडेड बाय number of photons incident on the surface of given metal per second into 100। तो यहाँ पे जो परसेंटेज मिलेंगे इसको बोला जाता है क्वांटम एफिशिएंसी। मतलब क्या है, देखो कि हमने कल इंट्रोड्यूस करते टाइम देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमिनन है। क्या है? 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन फिनोमिनन। लेकिन ऐसा नहीं कि जितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वो इमिट करेंगे। जब मतलब इस तरह की क्वांटम एफिशिएंसी के ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि 1 मिलियन फोटोन इंसिडेंट होने के बाद एक आधा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। मतलब 10 लाख फोटोन इंसिडेंट होने के बाद एक आधा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने वाला है। मतलब ये क्वांटम एफिशिएंसी जो होती है वो एक्सट्रीमली लो होती है इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद में और एक रिलेशन जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस में अगर वेरिएशन करेंगे तो वह क्या होगा, वहां पे इंटेंसिटी वेरी होगी, एंड इंटेंसिटी वेरी होगी तो कल हमने देखा था इंटेंसिटी के ऊपर डायरेक्टली कौन प्रोपोर्शनल होता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी यहाँ पे डिस्टेंस के चेंज होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट कंफर्म चेंज होता है, एंड कितना चेंज होगा ये कैलकुलेट करने के लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिलेटेड कुछ कंसेप्ट थी। उसके बाद में हम आज डिस्कशन स्टार्ट करने वाले डायरेक्टली अबाउट ड्यूअल नेचर। अब ये ड्यूअल नेचर की कंसेप्ट आई कहां से? एकदम सिंपल पैटर्न देखो, अभी बहुत सारे टॉपिक्स में हमने यही डिस्कशन रिपीट किया है, इसका मतलब अभी किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि ड्यूअल नेचर मतलब क्या होता है। कि हमने देखा था लास्ट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा था उससे पहले मतलब हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से पहले हम ये मान चुके थे कि लाइट इज प्रोपागेटिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हम कंसीडर कर चुके थे, सब थ्योरी ने मतलब वर्ल्ड वाइड सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी स्टडी कर रहे थे, उसके ऊपर वर्क कर रहे थे। लेकिन हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट ने एक अलग कंसेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस कर दी जिसको हमने बोला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड इस कंसेप्ट को स्टडी करने के लिए हॉलोक एंड लिनार्ड ने एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी बनाया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के जो कंक्लूजन्स थे वो ये प्रूव कर रहे थे कि लाइट के इंसिडेंट होने से मेटल के इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ रहे हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी वेव है वो पार्टिकल के साथ में इंटरेक्ट नहीं करता है, पार्टिकल के साथ में सिर्फ पार्टिकल इंटरेक्ट कर सकता है, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे लाइट अगर वेव है तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकाल रहा है? ये पॉसिबल नहीं है। उसी बीच क्या हुआ, 1901 में मैक्स प्लैंक आता है एंड वो लाइट के बारे में डिफरेंट थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि लाइट मतलब वेव वगैरह कुछ नहीं है, वो क्या है? सीधे सीधे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, बंडल्स ऑफ एनर्जी है, क्वांटम्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स से पैकेट्स लेते हैं एंड रिसीवर के ऊपर जाके वो पैकेट प्रोवाइड करते हैं, एंड जाने के लिए जो वेव उन्होंने यूज किया था उसको लाइट बोला जाता है। ये मैक्स प्लैंक बोल रहा है। सेम थ्योरी अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अप्लाई कर दी, जैसे कल आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन हमने देखा था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक्सपेरिमेंटली वहां पे परफॉर्म हो रहा है। यानी देखो कि लाइट से रिलेटेड हमारा कंफ्यूजन इसलिए बढ़ गया था कि लाइट का होने वाला जो रिफ्लेक्शन है, लाइट का होने वाला जो रिफ्रैक्शन है,
लाइट का होने वाला जो इंटरफेरेंस है, लाइट का होने वाला जो डिफ्रैक्शन है, लाइट का होने वाला जो पोलराइजेशन है, ये सारे फेनोमेनन जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे थे कि लाइट का जो नेचर है वो वेव जैसा है, क्योंकि ये सारे फिनोमिनन जो है वो वेव से रिलेटेड एप्लीकेबल है। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पार्टिकल में हो सकते हैं लेकिन कंसिडरेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा या फिर प्लैंक की क्वांटम थ्योरी देखी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो ये हमें एक्सप्लेन कर रही है कि लाइट का नेचर क्या चाहिए, पार्टिकल चाहिए। अब देखो ये भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये भी एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन है, मतलब दोनों में से किसी को भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि लाइट मतलब है क्या। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन आता है और आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है सबसे पहले कि लाइट का नेचर क्या है, ड्यूअल नेचर। लाइट का नेचर क्या है, ड्यूअल नेचर है, मतलब वो वेव की तरह भी बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया था कि वेव बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, मतलब ये वेव जब किसी सरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो क्या कर रहा है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। वेव बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, इतनी बात ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन की थी। एंड उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जैसे कल के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे जो ड्यूअल नेचर का पार्ट है वो आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस तो कर दिया था, लेकिन आइंस्टाइन की इंट्रोडक्शन में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था एंड वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था बाय डी ब्रोगली। मतलब कंडीशन क्या हो गई देखो, 1905 में आइंस्टाइन एक्सप्लेन करता है कि लाइट का नेचर ड्यूअल है, और ड्यूअल नेचर कैसा है उसको प्रूव करने के लिए आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर, प्लैंक का रिलेशन E इक्वल टू h न्यू यानी E इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों की एक साइड अगर सेम है हम दूसरी साइड इक्वेट कर सकते हैं, मतलब ये बनेगा m इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा। यहाँ पे एक सी कैंसिल होगा, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है जिसको अपन मोमेंटम बोलते हैं, इज इक्वल्स टू एच बाय लैम्बडा, या फिर लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय पी। इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में। लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाय पी, मतलब ये फिजिक्स का अकेला ऐसा इक्वेशन है जो क्या कर रहा है, वेवलेंथ को मोमेंटम के साथ में कनेक्ट कर रहा है, वेवलेंथ को मोमेंटम के साथ यानी मास के साथ कनेक्ट कर रहा है। कंडीशन क्या है देखो, वेवलेंथ जो है वो सिर्फ मास को, सॉरी वेव को होती है, एंड जो मास या फिर मोमेंटम है वो सिर्फ पार्टिकल को होता है। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिल रहा है लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ भी है मोमेंटम भी है, यहाँ पे वेवलेंथ भी है मोमेंटम भी है, यानी कि अब कंफ्यूजिंग पार्ट है थोड़ा सा कि ये वेव मतलब क्या है, सिर्फ वेवलेंथ है इसलिए वेव नहीं है, एंड सिर्फ मोमेंटम है इसलिए पार्टिकल नहीं है। इसका मतलब आइंस्टाइन जो बातें एक्सप्लेन कर रहा था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमें सब कुछ मिल रहे थे, वो करेक्ट थे कि लाइट हैज ए ड्यूअल नेचर। लाइट को छोड़ के आगे हमने बोला कि हर एक रेडिएशन जो है इट हैज ए ड्यूअल नेचर, और आइंस्टाइन का बोलना था जब ये मीडियम में से ट्रैवल करता है वो वेव है, पार्टिकल के साथ मतलब सरफेस के साथ इंटरेक्ट करते टाइम वो पार्टिकल बनता है जिसकी वेवलेंथ गिवन बाय लैम्बडा इक्वल्स टू एच बाय पी है। ठीक है, अब इसके ऊपर से हम सेम वैल्यूज ऊपर पुट करके कुछ और इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, जैसे E इज इक्वल्स टू है एच सी बाय लैम्बडा, लैम्बडा मतलब कौन है, एच बाई पी, तो एनर्जी बनेगी एच सी अपॉन एच बाई पी, तो एच एच कैंसिल हो गए, ये E इक्वल टू बनेगा P इंटू सी, वेयर P का मतलब मोमेंटम है, C का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें चेंजेस करके इधर उधर ये वैल्यू पुट करके सिंप्लीफिकेशन करते हैं ड्यूअल नेचर में, बाकी जो भी कंसेप्ट आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड रहेगी। ठीक है, तो ये बना लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, जिसमें लैम्बडा का मतलब है वेवलेंथ, यहाँ पे जो लैम्बडा आपको दिख रहा है इसका मतलब है वेवलेंथ, यहाँ पे जो P यहाँ पे दिख रहा है इसका मतलब है मोमेंटम, देन यहाँ पे जो H दिख रहा है इसका मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, आज जितनी भी डीपीपी में क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड रहेंगे एंड यही फॉर्मूले आपको उनको सॉल्व करके देने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया थी जो आइंस्टाइन ने सबसे पहले एक्सप्लेन की थी कि लाइट का नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ देखो, इस इन्वेंशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिल गया, और सेम कंसेप्ट के ऊपर 1923 में डी ब्रोगली आ गया, और डी ब्रॉग या फिर डी ब्रोगली क्या करता है, उसी कंसेप्ट के ऊपर जो आइंस्टाइन ने बोली थी उसके ऊपर पीएचडी स्टार्ट करता है, एंड 1927 में खुद के पीएचडी के कंक्लूजन लेके आता है जिसमें ये डी ब्रोगली एक्सप्लेन करता है
लुइस डी ब्रोगली, इसका हाइपोथेसिस, इसकी थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डी ब्रोगली एक्सप्लेन करता है कि वेव डजंट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, बिहेव्स लाइक पार्टिकल, वेव पार्टिकल के तरह बिहेव नहीं करता है, बट पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव, पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव। मतलब कंडीशन क्या है देखो कि बेसिकली वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ये कंसेप्ट है नहीं जो आइंस्टाइन ने बोली थी। ये डी ब्रोगली बोल रहा है कि आइंस्टाइन ने एग्जैक्ट उल्टा बोल दिया था। आइंस्टाइन ने बोला था कि वेव डजंट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे ये डी ब्रोगली बोल रहा है कि वेव डजंट बिहेव लाइक ए पार्टिकल, बट पार्टिकल खुद वेव की तरह बिहेव करते हैं। यानी कि ये डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस इस तरह से था कि कोई भी अगर मैटर है, कोई भी अगर मैटर है जिसके पास मास है, मतलब वो पार्टिकल है, अगर वो मोशन परफॉर्म करेगा तो वो क्या करता है, व्हाइल परफॉर्मिंग मोशन अपनी वेव मतलब वेव नेचर को वो एक्वायर करता है। इसलिए ये ड्यूअल नेचर जो आइंस्टाइन ने रेडिएशन का बोला था, अब वो मैटर का हो गया डी ब्रोगली के एक्सप्लेनेशन के बाद। और डी ब्रोगली उसके एक्सप्लेन करने के लिए सारे सेम रिलेशन एक्सप्लेन करता है, हुज वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय p। अभी इक्वेशन कैसे आया, हमने अभी अभी आइंस्टाइन की थ्योरी के ऊपर से इसको डिराइव किया है। लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय p, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो आइंस्टाइन की थ्योरी में एंड डी ब्रोगली की थ्योरी में क्या सिमिलरिटी एंड क्या डिफरेंस है। सिमिलरिटी ये है कि दोनों सेम ही कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि आइंस्टाइन ने बोला था कि वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ये डी ब्रोगली बोलता है वेव पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता है, पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। यानी डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग कोई भी मास है, कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, अगर वो अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो मोशन परफॉर्म करते टाइम क्या करेगी, अपना वेव नेचर एक्वायर करेगी, एंड उस वेव नेचर की जो वेवलेंथ है इट इज गिवन बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है दैट इज लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन p, वेयर h इज द Planck's constant which is equals to 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड, एंड p का मतलब है लीनियर मोमेंटम। यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक रोड पे कार लेके जा रहे हैं, यानी कार वहां पे क्या कर रही है, मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उस मोशन में कार जो है वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं जा सकती, वो क्या करती है, स्लाइटली वेव नेचर एक्वायर करती है और वेव के फॉर्म में वो ट्रेवल करती है। ये बातें डी ब्रोगली बोलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कार का मास अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो कार का मास जो है लार्ज होने की वजह से वहां पे जो वेवलेंथ मिलती है वो इस रेंज में होती है 10 टू द पावर माइनस 25 टू 10 टू द पावर माइनस 30। इतनी छोटी वेवलेंथ के साथ डील करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी तक नहीं है। इसलिए हम जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, मैक्रो मतलब जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, हम उनको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब वो मैक्रोस्कोपिक है। तो ये बड़ी बड़ी मैक्रोस्कोपिक बॉडी की केस में ये वेवलेंथ एक ट्रिमेंडसली लो बन जाती है जिसके साथ हम डील नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक बॉडी को हम यहाँ पे अभी ड्यूअल नेचर स्टडी करने के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन सेम कंसेप्ट अगर माइक्रोस्कोपिक बॉडी की देखी जाए, जैसे कि ये न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन का अगर मास देखा जाए तो वो है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सट्रीमली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ये इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे कभी ट्रेवल नहीं कर सकता। ये क्या करता है, इस तरह से ये पाथ पे मूव होते टाइम ये वेव नेचर एक्वायर करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इस तरह से वेव नेचर एक्वायर करता है, एंड ये वेव नेचर हम कंसीडर करते हैं। एंड इस वेव नेचर को कंसीडर करने से क्या होता है, देखो आगे का हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा बोर्स थ्योरी। उस बोर्स थ्योरी के बारे में सबको इंफॉर्मेशन पहले से है। बोर्स थ्योरी में एक पॉइंट ऐसा आता है, उसका सेकंड पोस्टुलेट, जिसमें बोहर बोलता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज ऑर्बिट्स ओनली whose angular momentum is equals to h upon 2 pi। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है जिसका यल यानी एंगुलर मोमेंटम ये n इंटू एच अपॉन 2 पाई इतने टाइम्स होता है। एंड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में एनर्जी इमिट नहीं करती है। ये बातें नील्स बोहर एक्सप्लेन करता है, लेकिन ऐसे क्यों, ये इसका आंसर उसके पास नहीं है। तो जब ये डी ब्रोगली की थ्योरी आती है, हाइपोथेसिस आता है, हम इलेक्ट्रॉन की मोशन के लिए अप्लाई करते हैं,
तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के जो वाइब्रेशंस है वो कंप्लीट कब होंगे, अगर ये सर्कुलर जो लूप है इसकी लेंथ है सरकमफरेंस दैट इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्बडा है। तो सिंपल बेसिक बातें वेव्स में हम देखते हैं, और ये कॉमन केस है कि जैसे मैंने वॉल पे एक स्ट्रिंग फिक्स किया है दूसरी हाथ में, इसमें वाइब्रेशन सेट कर रहा हूं, तो जो लूप फॉर्म हो रहा है वो मतलब कंप्लीट कब होंगे, अगर ये कंडीशन है जैसे कि स्ट्रिंग की लेंथ 10 मीटर है एंड वेवलेंथ 2 मीटर आ रही है, तो 2 इंटू n इज इक्वल टू 10, मतलब वहां पे 5 कंप्लीट लूप फॉर्म होने वाले हैं। वही कंडीशन यहाँ पे कि अगर ये सर्कुलर पाथ की लेंथ n इंटू लैम्बडा इस कंडीशन में है, ये सिचुएशन अगर वहां पे सेटिस्फाई हो रही है, तभी यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन की लूप जो है वाइब्रेशन की वो कंप्लीट होंगे। बट हमें मालूम है लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना है, h बाई पी, तो यहाँ पे 2 पाई r इज इक्वल्स टू बनेगा n इंटू h अपॉन पी। बस लैम्बडा की वैल्यू मैंने वहां पे पुट कर दी। अब p का मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है, मैं इसको mv बोलता हूं। mv इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा mvr, 2 पाई उधर जाएंगे तो ये बनेगा nh अपॉन 2 पाई। बट m इंटू v इंटू आर ये किसका फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम का। मतलब इलेक्ट्रॉन की केस में हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर अगर एज्यूम करेंगे तो बोर का सेकंड पोस्टुलेट यहां पे हम सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको बोला जाता है, मतलब ये पार्ट जो है वो डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे बेसिकली डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस हो गया सिंपल। यहाँ पे मतलब वो आगे जाके डिटेल में हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज ऑर्बिट्स ओनली हुज एंगुलर मोमेंटम कितना है, n इंटू एच अपॉन 2 पाई। और उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने यहाँ पे डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस को अप्लाई किया है। जब मैं बोर थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आगे ये बातें वहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। बट यहाँ पे देखो आज हमने क्या किया है, डिस्कशन स्टार्ट किया है, कौन सा, बेसिकली ड्यूअल नेचर का। अभी ड्यूअल नेचर में होता क्या है देखो कि बेसिकली आइंस्टाइन ने बोला था कहीं रेडिएशन है मतलब लाइट है, वो जब मीडियम में से ट्रैवल करता है तो वेव है, एंड ये वेव क्या करते हैं जब सरफेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो पार्टिकल नेचर वो एक्वायर करते हैं। एंड उसको प्रूव करने के लिए हमें रिलेशन मिल गया लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, where lambda is wavelength, h is Planck's constant, p is momentum। तो lambda is equals to h by p, इस रिलेशन से हमें एक वेवलेंथ भी मिल रही है, मोमेंटम भी मिल रही है। मतलब एक सिचुएशन एक कंडीशन ऐसी है जहां पे वेवलेंथ भी है मोमेंटम भी है, दोनों एक ही इक्वेशन में, मतलब वो वेव भी हो रहा है एंड वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। और उसी कंसेप्ट के ऊपर आगे वर्क करने के बाद डी ब्रोगली एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ वेव पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करते हैं, पार्टिकल जो खुद है वो मोशन परफॉर्म करेंगे तो वो वेव की तरह बिहेव करेंगे। अगेन उनकी वेवलेंथ गिवन बाय लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होगी। एंड उस केस में हमने माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए ये पार्ट अगर अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ पे मोशन परफॉर्म कर रहा है, वेव नेचर एक्वायर कर रहा है, उसको कंसिडर करके बोर का सेकंड पोस्टुलेट यहाँ पे प्रूव होता है। लेकिन अगर बॉडी मैक्रोस्कोपिक है, बड़ी बड़ी बॉडी है, तो उनकी केस में क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक बॉडी की केस में उनका मास लार्ज होता है, इसलिए वेवलेंथ इतनी लेस आती है कि ऊपर उसको अपन प्रैक्टिकली कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो ये था ड्यूअल नेचर। अब देखो बेसिकली जो हम मैकेनिक्स के फॉर्मूले हैं उनको अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हमें मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर। अगर मैं इस इक्वेशन को मास अपॉन मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी 1/2 इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम। यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया मास इंटू वेलोसिटी का मोमेंटम बोलते, तो ये बन गया पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम। सिंप्लीफाई करेंगे तो पी बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई। ये रिलेशन हमें मोमेंटम का मिल गया। ठीक है, बहुत बार इसको हम पहले से यूज कर चुके हैं। ठीक है, P इज इक्वल्स टू बना रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई, वेर एम का मतलब मास है, ई का मतलब एनर्जी, मतलब यहाँ पे कौन है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कंडीशन क्या है देखो, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, देन उस केस में इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होगा उसके ऊपर किया गया वर्क डन, एंड ये वर्क डन चार्ज की केस में होता है Q इंटू वी। अगर हम पार्टिकल एज ए इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल को अगर हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे तो मुझे ये वर्क डन मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, E इंटू वी मिलेगी।
मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके एक्सेलरेट किया है, तब क्या होगा वो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो उसको अगर हम एक्सेलरेट करेंगे तो एक्सेलरेट करने से क्या होगा कि वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, एंड वो कितनी होगी, इक्वल्स टू वर्क डन। और चार्ज के ऊपर किया हुआ वर्क डन 9th में था, 10th में था, 11th में था, 12th में था, हमने भी पढ़ा है, वो है होता है W इज इक्वल्स टू Q इंटू V। बस यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो Q को रिप्लेस किया हमने E से, बाकी पूरा पार्ट सेम है। सेम बातें अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे मोमेंटम का यहाँ पे और एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज रूट ऑफ 2 इंटू यम इंटू ई इंटू वी। ठीक है, ये मिल गया मुझे फिर से लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम आने के बाद अगर मुझे ये चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ये वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बनेगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। अब लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी बना, मतलब लैम्बडा इज इक्वल्स टू बनेगा एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू यम इंटू ई इंटू वी। लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या बना, एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू ई इंटू वी। तो यहां पे अगर बात इलेक्ट्रॉन की चल रही है तो यम बनेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ई का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। वी का मतलब क्या है, अप्लाई किया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अप्लाइड पीडी, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके एक्सेलरेट करेंगे तो उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें ये रिलेशन मिलता है, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू यम इंटू ई इंटू वी। हर एक टर्म्स की मीनिंग जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ तक। अथर्व बेटा तूने लेक्चर लेट ज्वाइन किया था, रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक भेजूंगा, तब देख लो। एक ही कंसेप्ट अगर मैं लेट लेट ज्वाइन करेंगे 10-10 बार एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। आई विल सेंड यू लिंक। चलो ओके डन। तो ये ड्यूअल नेचर हो गया, जिसमें सिंपल सिंपल बातें चल रही है, एक ही फॉर्मूला है, उसको घुमा फिरा के हम यहाँ पे रीअरेंज करके फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू बना एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू यम इंटू ई इंटू वी। तो बेसिकली हमने यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए देखा। ये बात अगर इलेक्ट्रॉन के लिए थी, सेम बात हम प्रोटॉन के लिए कर सकते हैं, सेम बात हम अल्फा पार्टिकल के लिए कर सकते हैं, सेम बात हम ड्यूटेरॉन के लिए कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगी, देखो सारे पार्टिकल के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू यम इंटू ई की जगह पे क्यू ले लेते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब क्यू ई होगा, अगर प्रोटॉन है तो Q मतलब फिर से E होगा, अल्फा पार्टिकल है तो ये डबल होता है मतलब 2E होगा, ड्यूटेरॉन है मतलब ये फिर से E होगा। ठीक है, तो इस तरह से हर एक केस में जो चार्ज की वैल्यू वो डिफरेंट होती है, इसलिए हमें इन जनरल फॉर्मूला मिल गया H अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू यम इंटू वी, अप्लाइड पोटेंशियल। एंड ये मास एंड चार्ज की वैल्यू जो है वो हर एक पार्टिकल के चेंज होने से चेंज होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए कंसिडर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये आता है लैम्बडा इक्वल्स टू 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। कैसे आएगा ये, अगर मैंने यहाँ पे m को 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 लिख दिया एंड q को अगर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 लिख दिया, उसको सिंप्लीफाई किया तो आई विल गेट दिस इक्वेशन। किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो आज आप क्या करेंगे, लेक्चर होने के बाद सेम पार्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूटेरॉन के लिए करेंगे। प्रोटॉन के लिए लिख देता हूं मैं, प्रोटॉन के लिए मास पुट करेंगे आप 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पुट करेंगे हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। उसके बाद अल्फा पार्टिकल है, उसका मास जो होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ये है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी यहाँ पे पुट करेंगे आप 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। एंड जो प्रोटॉन का सॉरी अल्फा पार्टिकल का चार्ज है वो होता है ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, उसके बाद आता है ड्यूटेरॉन, और ये ड्यूटेरॉन के लिए क्या करेंगे, ड्यूटेरॉन का मतलब होता है H12, यानी कि इसका जो चार्ज है इक्वल टू प्रोटॉन होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड इसका जो मास है वो प्रोटॉन के डबल होगा, यानी 2 इंटू 1.67
इंटू 10⁻⁻27 kg। क्या होमवर्क बोला है मैंने? फिर से एक बार, ये फॉर्मूला है हर एक चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। तो हर एक केस में मास एंड चार्ज चेंज होता है, तो प्रोटॉन का कितना, अल्फा पार्टिकल का कितना, ड्यूटेरॉन का कितना लिख के दिया है, वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करो। इलेक्ट्रॉन की केस में जो वो मैंने कैलकुलेट करके लिख दिया है, दैट इज 12.27 अपॉन रूट ऑफ v। अब इस इक्वेशन से हमें ये रिलेशंस मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आज की टेस्ट के लिए भी एंड वर्कशीट के लिए भी, कि जो वेवलेंथ है it is directly proportional to 1 upon square root of mass। जो वेवलेंथ है it is again inversely proportional to square root of charge। जो वेवलेंथ है it is inversely proportional to square root of potential difference। ठीक है, ये रिलेशन के ऊपर आज की वर्कशीट में एमसीक्यू आने वाले हैं। और चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कैसे उसकी वेवलेंथ चेंज होती है और वहां पे कैसे चेंजेस अकर होते हैं, ये सारी बातें बोर्ड पे एक ही फॉर्मूला जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब आज जब से लेक्चर स्टार्ट हुआ है नया कुछ पॉइंट हम पढ़ नहीं रहे, जो स्टार्ट में पढ़ा था वही सब कुछ चल रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यूअल नेचर एंड ड्यूअल नेचर का रिलेशन। अब इससे रिलेटेड एक क्लास पढ़ आता है जिसमें हमें डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट है, कुछ खास बात वहां पे आने वाली नहीं है। मतलब डेविसन एंड जर्मर ये दो लोग थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उसको बोला जाता है कि वो हिस्ट्री का पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को प्रूव किया था। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूव किया था। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट? डेविसन एंड जर्मर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। मतलब डी ब्रोगली ने तो थ्योरेटिकल बातें बोली थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया था। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है लेकिन उसका वेव नेचर होता है, ये एक्सपेरिमेंटली सबसे पहले ये डेविसन एंड जर्मर के एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था। और उन्होंने क्या किया? सिंपली एक्सपेरिमेंट में एक वैक्यूम चेंबर लिया, उस वैक्यूम चेंबर में एक इलेक्ट्रॉन गन रखी, उसका आगे एक एक्सेलरेटिंग सिलेंडर रखा, देन यहाँ पे एक निकेल का क्रिस्टल, देन जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको डिटेक्ट करने के लिए एक सर्कुलर स्केल, और उसके ऊपर जो है एक गैल्वेनोमीटर जो इस पाथ पे मूव होने वाला था, ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। एंड ये इलेक्ट्रॉन गन किससे बनी होती है? ये बनी है फ्रॉम टंगस्टन फिलामेंट coated with tungsten filament coated with barium oxide। टंगस्टन फिलामेंट कोटेड विथ बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, देन ये क्या है? एक्सेलरेटिंग सिलेंडर। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इसके सेंटर में आएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे आने के बाद हम इसको पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, फिर ये क्या करेगा? आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड अप कराएगा। स्पीड अप होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे इंसिडेंट होगा, और ये है निकल का क्रिस्टल। ठीक है, निकल क्रिस्टल। और ये क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होने के बाद ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा। अब स्कैटर्ड होने वाले इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर है। मतलब हम गैल्वेनोमीटर इधर उधर घुमाते रहेंगे और एक पोजीशन हमें मिलेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हाईएस्ट है। इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी कितनी है? हाईएस्ट है। तो वो पॉइंट हम यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट वर्क करता है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो इस केस में जो है हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2d साइन ऑफ फाई। ठीक है, डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन पैटर्न से ये फॉर्मूला आता है जिसमें हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2d साइन ऑफ फाई। अब यहाँ पे d का मतलब है एटॉमिक सेपरेशन, और निकेल के क्रिस्टल में ये एटॉमिक सेपरेशन जो है वो होता है इन द रेंज ऑफ 0.91 एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? 0.91 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे फाई मतलब स्कैटरिंग एंगल है। तो ये एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व हुआ था कि जब ये एंगल 65 डिग्री रहेगा स्कैटरिंग का, तब की केस में ये जो वेवलेंथ है इट विल बिकम मैक्सिमम। एंड वहां पे जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है सिलेंडर का, उसकी वैल्यू 54 वोल्ट मेंटेन करने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम मिली थी। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था।
अब यहाँ पे अगर लैम्डा इक्वल्स टू 2d sin phi में ये सारी वैल्यू हम पुट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है 1.65 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। एंड इससे पहले जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का थ्योरेटिकल फॉर्मूला बोला था 12.27 अपॉन रूट ऑफ v, तो v की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 54 पुट कर दूंगा तो ये 54 पुट करने से ये लैम्बडा की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 1.67 एंगस्ट्रॉम। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू है, लेकिन दोनों केस में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है। इसका मतलब जो बातें अब तक एक्सप्लेन की गई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है, एंड वेव की तरह बिहेव कर रहा है मतलब उसके पास वेवलेंथ भी है, एंड वो वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटली एंड थ्योरेटिकली हमने डिटरमाइन कर ली। दोनों भी केस में ये वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो रही थी, सेम आ रही थी। दिस इज नथिंग बट द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था रिलेटेड टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन का जो ड्यूअल नेचर होता है वो यहाँ पे हमने जो बातें डिस्कस की है, प्रूव की है, बस इतना ही है। ठीक है, तो आज का जो ड्यूअल नेचर का डिस्कशन है वो यहीं पे खत्म होता है। अब इसके ऊपर मैं डीपीपी देने वाला हूं।